हेलो एवरीवन, कमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ श्वेगा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया है वो खुद भी बहुत स्पेशल हैं। का नाम है श्री हैरी सिल्वेस्टर फर्नांडिस, जिनकी उम्र करीबन 80 साल है और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो सब सब इनके साथ इनकी आंखों के सामने हुआ है। और ये इंसिडेंट सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दुनिया में ये सब पॉसिबल है। लेकिन हमने इतनी कहानियां सुनी हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम विश्वास नहीं कर सकते वो हुई है, और कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी आज की इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप अपने बालों की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, झड़ना, हेयर थिनिंग होना, है ना, जो लोग सिटी में रहते हैं पोल्यूशन की वजह से या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से बाल आपके खराब हो जाते हैं और फिर आप और केमिकल्स पे केमिकल्स यूज करते रहते हैं और अपने बालों को खराब करते रहते हैं। तो अगर आप हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की डेंड्रफ हो, हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, हाँ, अगर आप बाल्ड हो गए हैं, बाल पूरी से उड़ चुके तो उन्हें वापस नहीं लाया सकता, लेकिन हाँ, बचे हुए बालों को बचाया जा सकता है। और इसके लिए आप ट्राई करें हमारा ये खुद का घर का बना हुआ निशा नेचुरल्स हेयर ऑयल, जो मेरी वाइफ बनाती हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक इस हेयर ऑयल को यूज़ किया उनके बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार आप इस ऑयल को ट्राई करके देखिए। एक 100 ml की बॉटल ऑर्डर कीजिए, ट्राई कीजिए। आई कैन बेट आप हर बार इस ऑयल को यूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ बॉटल ऑर्डर करके रख मत लेना, हफ्ते में 2 बार ओवरनाइट आपको इसे लगाना है और सुबह उठकर माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। जिन लोगों के हेयर ग्रोथ नहीं है ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपसे, मेरे बाल तो उसे 1 या 2 बार लगाते ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इंचेस में फर्क दिखाई देगा करीबन 1 महीने के अंदर। 4 से 5 एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगा कि बालों की लेंथ बढ़ गई है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम कम हो गई है, और डेंड्रफ को तो ये 1 से 2 वॉश के अंदर ही क्लियर कर देता है। तो ट्राई जरूर करें और मुझे फीडबैक भी जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं हम कहानी में आगे। तो मैंने आपको बताया अभी हैरी जी जो है उनकी उम्र जो है करीबन 80 साल हो चुकी है, लेकिन अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने ओडिशा के बालांगीर जिले के कांटाबाजी में बिताया था। वहीं उनका जन्म हुआ, वहीं उनका बचपन बीता और वहीं उन्होंने अपनी जवानी देखी। अभी करीबन 1 साल से वो अपनी फैमिली के साथ राउरकेला में रह रहे हैं, लेकिन उससे पहले का पूरा जीवन उन्होंने वहीं कांटाबाजी में स्पेंड किया है। और ये कहानी आज से करीबन 70 साल पहले की है। 1954 या 55 के आसपास का टाइम था। उस वक्त ओडिशा से होते हुए विशाखापट्टनम को रायपुर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन की नई नई शुरुआत हुई थी। उस वक्त कांटाबाजी कोई शहर नहीं बल्कि एक उभरता हुआ छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जहां पर आज पक्की सड़कें, दुकानें, स्कूल और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। उस समय वहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल, खाली मैदान और लाल मिट्टी के रास्ते हुआ करते थे। रेलवे लाइन तो बिक चुकी थी, लेकिन सुविधाएं बहुत कम थी। उस रेलवे लाइन पर दिन में सिर्फ 2 पैसेंजर ट्रेन चलती थी और रात में भी मुश्किल से कोई 2 ट्रेन गुजरा करती थी। बाकी समय उस पटरी के ऊपर मालगाड़ियां ही दिखाई देती थी। स्टेशन भी बहुत छोटा था और आसपास का इलाका लगभग सुनसान पड़ा रहता था। नई रेलवे लाइन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों से लोग काम करने वहां पर आने लगे थे, क्योंकि जब रेलवे लाइन डलती है तो मजदूर भी आते हैं, स्टेशन बनता है, स्टेशन मास्टर। तो इस तरह से कई लोग आने लगे थे। कोई रेलवे में नौकरी करता था, कोई मजदूरी करता था, तो कोई नए बसते हुए कस्बे के अंदर अपना कारोबार शुरू करने के लिए आया था। हैरी के पिता जेम्स भी जो थे वो रेलवे विभाग में काम करते थे, और जब उनकी पोस्टिंग कांटाबाजी में हुई तब रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाए जा रहे थे, लेकिन सभी को तुरंत क्वार्टर मिलना पॉसिबल नहीं था। तो जेम्स को भी शुरुआत में कोई सरकारी क्वार्टर नहीं मिला था और मजबूरी में उन्हें रेलवे का जो लोको शेड होता है उसके पीछे ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने का इंतजाम उन्होंने किया। वहां और भी लोग ऐसे झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जेम्स को उस बस्ती में आए करीबन 1 साल होने वाला था। अब तक कुछ रेलवे क्वार्टर बन चुके थे, लेकिन सभी कंप्लीट नहीं हुए थे। अच्छा, ये जो झोपड़ियों की वो छोटी बस्ती थी वो अब भी वैसी की वैसी थी।
उस बस्ती के अंदर सभी झोपड़ियां एक कतार में बनी हुई थी। उन्हीं झोपड़ियों के आगे रेलवे के एम्प्लॉयज के क्वार्टर बन रहे थे, जो कि भी इनकम्प्लीट थे, और बाकी तीनों तरफ जंगल, झाड़ियां और लाल मिट्टी का सुनसान मैदान फैला हुआ था। अब ये जगह थी, ये दिन में पूरी तरह नॉर्मल दिखाई देती थी। मजदूर काम पर चले जाते थे, रेलवे कर्मचारी अपने लोको शेड के अंदर अपनी ड्यूटी करने निकल जाते थे, महिलाएं वगैरह पानी भरती, खाना बनाती और घर के कामों में व्यस्त रहती। लेकिन शाम ढलते ढलते पूरी बस्ती का माहौल बदल जाता था। आपको पता है उस टाइम पर बिजली भी नहीं हुआ करती थी, तो हर घर के अंदर लालटेन या फिर दिए, मोमबत्ती जलाए जाते थे। अब इनकी इसी बस्ती के अंदर कालीराम ठाकुर रहते थे, जिन्हें सब लोग काका कहकर बुलाते थे। उनकी उम्र करीबन उस टाइम पर 60 साल की रही होगी और पेशे से वो एक नाई थे। वो सुबह सुबह अपना झोला लेकर निकलते और आसपास के गांव और जो गलियां बस्तियां थी उनके अंदर लोगों के बाल और दाढ़ी बनाकर शाम तक लौटते थे। जिस झोपड़ी में वो रहते थे उनके ठीक बगल में ही एक बूढ़ी महिला रहती थी। उस महिला का असली नाम क्या था कोई नहीं जानता था, सब लोग उसे बस बुढ़िया कहकर बुलाते थे। वो बुढ़िया भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। एक अजीब बात जो थी, उस बुढ़िया के पास एक काला कुत्ता था और वो काला कुत्ता बड़ा ही अजीब सा था। कुत्ता कुत्ता तो हमेशा भौंकता है, लेकिन वो कुत्ता कभी भौंकता नहीं था, कभी खेलता नहीं था, ना ही कोई दूसरे कुत्तों के आसपास जाता था। अगर एक कुत्ते के सामने से कोई दूसरा कुत्ता गुजर जाए तो कुत्ता भौंक भौंक के पूरा मोहल्ला उठा लेता है। लेकिन इस कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुत्ता गुजर रहा है या कुतिया गुजर रही है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना मस्त बैठा रहता था, बूढ़ी औरत के साथ साथ घूमता रहता था और अपनी जगह पर बैठकर आसपास से गुजरने वाले लोगों को घूरा करता था। कोई इंसान उसके सामने गुजरता तो बिल्कुल एकटक वो उसको देखता रहता, और जब तक वो इंसान चला नहीं गया वो उससे अपनी नजर नहीं उठाता था। उस कुत्ते की आंखें इतनी अजीब थी कि बच्चे तो छोड़ो, कई बार बड़े लोगों को भी जब वो घूरता था तो उनको डर लग जाता था। अच्छा, ये जो कालीराम काका थे और जो बुढ़िया थी, ये दोनों के दोनों ही छत्तीसगढ़ से थे। अब शाम के टाइम पर जब सब लोग घर पर लौट कर आते तो खाना वाना खा पीकर बस्ती के जो आदमी थे वो बस्ती के अंदर एक बड़ा इमली का पेड़ था, उसके नीचे जमा होते थे और दिन भर बैठकर वहां की बातें करते थे। कभी रेलवे की चर्चा होती, कभी गांव घर की, कभी राजनीति की, कभी भूत प्रेत की कहानियों की, और इसी तरह वहां पर सब लोगों की जिंदगी चल रही थी। अभी जो कालीराम काका थे, जो पेशे से नाई थे, जो पूरे आसपास के एरिया में घूमकर बाल काट कर आया करते थे, तो रास्ते में लौटते लौटते उनके रास्ते में पड़ता था एक ठेका। क्या पड़ता था? ठेका। और ठेका देखते ही कालीराम काका फिसल जाते थे। तो वो रोजाना शाम को शराब पीकर घर लौटते थे, और शराब पीकर घर लौटने के बाद उनका जो सबसे पहला काम होता था वो उस बुढ़िया को गालियां देना। कॉलोनी में यानी बस्ती में एंटर करते ही वो दूर से ही चलने लगते, टोनहीन हावे, एक दिन सबला खा जाही, मतलब ये टोनहीन है, एक दिन ये सबको खा जाएगी। अब जब वो चिल्लाते वाते तो लोग सब उनको देखते और देखकर हंसते हुए बोलते फिर शुरू हो गया है। सब लोग उनके मजे लेते थे और वो यही सोचते थे कि काका नशे में बकवास कर रहे हैं। किसी को भी उनकी इस बात पर ना तो रत्ती पर भरोसा था और ना ही उसको लेकर सीरियसनेस। जो हैरी जी हैं, उनके फादर जेम्स को उस बस्ती के अंदर बहुत मानते थे, इसलिए जब भी वो काका शराब पीकर आते, गाली गलौज करते, तो बुढ़िया सीधा जेम्स के पास आती और उनसे शिकायत करती। जेम्स भी जाकर काका को समझाते कि क्या कर रहे हो काका, क्यों बुढ़िया को परेशान करते हो, आप अपना खाना खा पीकर सो जाया करो। तब वो काका कहते थे, तैनी जानस बेटा, एहा टोनहीन हावे, और कुत्ता की ओर इशारा करके कहते, औ सबकी जड़ ई हरामखोर हा। और उसके बाद वो उस कुत्ते को भी बहुत बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर देते थे। और उनकी हरकत देखकर जेम्स को भी ये लगता था कि नशे में बकवास कर रहे हैं। इसके बाद वो उन्हें सुलाकर वापस अपने घर चले जाते थे। ऐसा हफ्ते में करीबन 3 से 4 बार तो होता ही होता था, और जेम्स भी इनके झगड़े से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि दोनों के दोनों इन्हीं के पास पहुंच जाया करते थे। लेकिन फिर समय गुजरा और धीरे धीरे बस्ती के अंदर कुछ अजीब सी चीजें होने लगी। जेम्स की झोपड़ी से 2 झोपड़ी आगे उनके घर में बकरियां थी, तो उनके घर की एक बकरी बीमार पड़ी और 2 दिन के अंदर अंदर खत्म।
बकरी है, बकरी बीमार हो गई, मर गई, किसको फर्क पड़ता है, ठीक है, लाइट रहा। फिर एक मजदूर की पत्नी बुरी तरह बीमार हो गई, एकदम से ही। आसपास के वैद्य ने दवाई दी लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा है और उसको ठीक होने में करीबन 20-25 दिन का टाइम लग गया। लेकिन ये सब घटनाएं तो नॉर्मल घटनाएं थी और इन घटनाओं को नॉर्मल समझकर सभी लोग नजरअंदाज करते रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना होगी तो आप इसको इग्नोर ही करोगे। लेकिन कालीराम काका हर घटना के बाद उस बुढ़िया को और भी ज्यादा गालियां दिया करते थे। वो इस हर चीज के पीछे एक ही कारण मानते थे, वो बुढ़िया और उसका कुत्ता। जब वो बकरी मरी तब भी उन्होंने कहा, जब वो औरत बीमार हुई तो उसके पति से कहा कि तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तेरी पत्नी बीमार इसलिए हुई है क्योंकि इस बुढ़िया ने और इस कुत्ते ने तेरी पत्नी को बीमार किया है। लेकिन कालीराम काका को सब लोग इग्नोर किया करते थे। उनकी बातों के बारे में किसी ने इतना नहीं सोचा और ये सब क्यों हो रहा है ये भी नहीं सोचा। वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी आंखों के सामने कुछ ना घटे आप चीजों को ऐसे इग्नोर करते रहते हैं। ऐसे ही एक रात जेम्स ड्यूटी से लौट रहे थे और तब तक रात के करीबन 10 बज चुके थे। उस टाइम पर पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। जेम्स अपने हाथ में अपने लालटेन लिए अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि दूर मैदान में कोई है और वो जो कोई भी है वो दूर से किसी औरत जैसी लग रही थी। पहले तो जेम्स को लगा कि कोई बस्ती की औरत होगी, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने ध्यान से आंखें गड़ाकर देखा तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उस औरत के पास एक साया सा था कुछ जो जमीन पर बैठा हुआ था। जेम्स को थोड़ा अजीब लगा तो उन्होंने ठीक से देखने की कोशिश की, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वो छुपते छुपाते एक जगह पर ओट लेकर चुपचाप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर जहां थोड़ा बहुत दिखता हो उन्होंने देखना शुरू किया। तो उन्होंने जो देखा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो साया जो अभी उस औरत के पास खड़ा था वो अचानक से किसी जानवर में बदल गया और फिर वो औरत और वो साया दोनों के दोनों थोड़ी देर में आगे चलकर अंधेरे के अंदर कहीं गायब हो गए। अभी देखकर जेम्स को काफी अजीब लगा कि रात के उस समय कोई औरत उस मैदान में क्या कर रही थी और अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए। वो थोड़ा डर गए तो फटाफट से वो अपने घर पर पहुंचे, लेकिन उस टाइम पर ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। अब इस बात को कुछ दिन बीते ही थे कि वे नवंबर की एक सुबह पूरी बस्ती में चीख पुकार मच गई, क्योंकि वहां उसी बस्ती में रहने वाले एक मजदूर का 5 साल का बेटा रात में सोया तो लेकिन सुबह उठा ही नहीं। पहले सबको लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब हुई होगी, लेकिन जब गांव के वैद्य ने आकर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चे के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और सबसे अजीब बात उसके होठों के किनारे सूखे हुए थे और उसके गले के यहाँ पर 2 छोटे छोटे काले निशान दिखाई दे रहे थे। एक बार तो देखकर लोगों को लगा कि शायद किसी सांप वाप ने काट लिया है, लेकिन अगर सांप काटता तो पूरा शरीर नीला पड़ जाता। और दूसरा, वैद्य जी ने भी कंफर्म किया कि नहीं, ये सांप के काटने का निशान नहीं है। वैद्य जी को समझ में नहीं आया कि ये कैसी, ना तो ये कोई बीमारी लग रही है और ना ही ये किसी सांप का काटा हुआ लग रहा है, बड़ा अजीब सा निशान हो रखा है और इस बच्चे की मौत ऐसे कैसे हो गई। सभी लोग घबराए हुए थे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे। शाम को जब इमली के पेड़ के नीचे उस बच्चे के अंतिम संस्कार वगैरह किए गए, उसके बाद इमली के पेड़ के नीचे जब सभी आदमी बैठे हुए थे तो कालीराम काका एक बार फिर से शराब पीकर आए और इस बार उन्होंने अपने गिलास में रखी शराब उन सब लोगों के सामने खींच कर फेंकी और गुस्से में बोले, तुम लोगों को जितना भी समझा लो तुम नहीं समझते हो। और इतना कहकर वो वहां से अपने घर चले गए। अगले दिन पहली बार ऐसा हुआ कि कालीराम काका घर से बाहर ही नहीं निकले। पूरा दिन वो उस झोपड़ी में बंद रहे और शाम को जब जेम्स उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि काका बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, मानो वो किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जेम्स के काफी पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, बेटा कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता और वैसे भी तुम लोग इन चीजों में मानते नहीं हो तब इनमें मत पड़ो। जेम्स भी अब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने भी उस रात को कुछ देखा था लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा सीरियस होकर जेम्स ने काका से पूछा कि काका, आप हमेशा उस बुढ़िया को टोन ही कहते हो, आखिर क्यों? जेम्स की बात सुनकर कालीराम काका ने जेम्स की आंखों में देखा। कुछ देर तक वो सोचते रहे और फिर बोले, कसम खाओ जो मैं कहूंगा तुम किसी और को नहीं कहोगे। जेम्स ने हामी भर दी
और फिर काका ने बताया, बेटा मैं छत्तीसगढ़ के गांव का रहने वाला हूँ। बचपन से ही टोनही के बारे में सुनता आया हूँ। ये कोई साधारण औरत नहीं होती है। इस विद्या को सीखने के लिए सालों तक तंत्र मंत्र की साधना करनी पड़ती है। और सबसे भयानक बात पता है, इसकी शुरुआत अपने सबसे प्यारे इंसान की बलि देकर होती है। तभी जाकर इनकी ये विद्या पूरी मानी जाती है। जेम्स बिना कुछ बोले काका की बातें सुन रहे थे। काका ने फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपनी आवाज को और भी धीमी करके जेम्स के कान के पास आके बोले, वो कुत्ता देखा उस बुढ़िया के साथ? जेम्स ने हाँ कहा। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, वो उस बुढ़िया का बेटा है। ये सुनते ही जेम्स एकदम सन्न रह गए और बोले, क्या मतलब? बेटा है? कुत्ता बेटा कैसे हो सकता है? काका ने आगे कहा, उस औरत ने अपनी विद्या को पूरी करने के लिए अपने ही बेटे की बलि दी थी और फिर तंत्र मंत्र से उसकी आत्मा को उस कुत्ते के अंदर बांध दिया। इसीलिए तो वो कुत्ता हर समय उसके साथ रहता है। वो कुत्ता ही उसकी ताकत है, वो कुत्ता ही उसका रखवाला है और वो कुत्ता ही उसका सब काम करता है। कभी देखे हो ऐसा कुत्ता जो ना भौंकता है ना रोता है, दूसरे कुत्ते गुजरते हुए कुछ नहीं बोलता है और इंसानों को घूरता है? काका की ये बात सुनकर जेम्स के दिमाग में चीजें घूम रही थी और फिर उनके दिमाग में वो रात वाली बात भी क्लिक की कि वो औरत, वो साया और वो साया जानवर में बदल के एकदम से अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन फिर भी जेम्स को सब अजीब लग रहा था और उनके लिए इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं था। कालीराम काका ने आखिर में बस इतना ही कहा, याद रखना बेटा, जब तक वो कुत्ता जिंदा है तब तक उस बुढ़िया का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और सुनो, तुम भी उससे दूर रहो। इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। ये सब सुनने के बाद जेम्स भी सोच में पड़ गया कि यार ये सब सच है या फिर कोई कहानी, क्योंकि जिसके मुंह से वो सुन रहे थे वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था। वो एक नशेड़ी आदमी था जिसकी बात पर विश्वास करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। आप सोचो ना, आपकी गली में कोई बेवड़ा आदमी रहता है और एक दिन आके आपको ऐसी कहानी सुनाए, तो आप उस पर विश्वास करोगे? नहीं ना। इन्होंने भी नहीं किया। उस बच्चे की जो मौत हुई थी अभी, उसके तीसरे दिन इस बस्ती में एक और अजीब घटना हुई। रातों करीबन 12 बजे के आसपास जेम्स जब सो रहे थे, उन्हें एकदम से बहुत तेज कुत्तों के रोने की और फिर उसके जस्ट बाद पास के जंगल से सियारों के रोने की आवाज आने लगी। बड़ी डिस्टर्बिंग सी आवाज थी। उस आवाज को सुनकर उन्होंने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो दूर मैदान की तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी और उस धुंध के बीच उन्हें कोई चलता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने ठीक से देखा तो वो वही बुढ़िया थी जो उस मैदान में घूम रही थी और उस बुढ़िया के पीछे एक काला साया धीरे धीरे चल रहा था। ये वैसा ही काला साया था जो उस रात लौटते वक्त जेम्स ने देखा था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी थी। कुछ दूर जाकर वो बुढ़िया अचानक से झुक गई और जमीन से कुछ उठाकर खाने लगी। जेम्स की समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है। जेम्स ने लालटेन उठाकर बाहर निकलकर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन तभी जेम्स को ये लगा कि वो साया अचानक से जेम्स की तरफ देखने लगा है। ये देखते ही जेम्स पूरी तरह घबरा गए और तुरंत उन्होंने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगली सुबह बस्ती के 2 आदमी जेम्स के पास आए और रात में जेम्स ने जो देखा था उन्होंने भी ठीक वो ही बताया। अब जब उन दोनों लोगों ने भी सेम बात बताई कि उन्होंने उस बुढ़िया को और एक काले साये को मैदान में घूमते हुए देखा जब रात को सियार वगैरह चिल्ला रहे थे, तो तब कहीं जाकर जेम्स को कालीराम काका की बात सच लगने लगी। ये तीनों के तीनों कालीराम काका के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई। तो काका ने कहा कि तुम अभी ये बात सबको मत बताना और ध्यान रखना, अगर ये बात उस बुढ़िया को पता लग गई तो वो कुछ भी कर सकती है। कालीराम काका के कहे अनुसार उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसी दिन शाम के टाइम पर हमेशा की तरह बस्ती के कुछ आदमी उस इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी अचानक से उनको एक आवाज सुनाई दी, माँ खाना देना। वो आवाज बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। तब एक आदमी ने बोला कि शायद बाहर से कोई भिखारी विखारी आया होगा।
उन्होंने चारों तरफ देखा, आसपास कोई भी इंसान नहीं था। ये सब सुनकर सब लोग पूरी तरह से चुप हो गए और हर कोई इधर-उधर नजर दौड़ा रहा था। लेकिन वहां अगर कोई और था तो सिर्फ वो बूढ़ी औरत और उसका कुत्ता। वो कुत्ता उनकी झोपड़ी के सामने बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। कुछ पल के बाद फिर से वही आवाज सुनाई दी, माँ खाना देना। और इस बार आवाज सुनते ही सबकी नजर एक साथ उसी कुत्ते पर जाकर टिक गई और अगले पल जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके शरीर में जैसे खून जम गया। वही कुत्ता इंसान की तरह बोल रहा था कि माँ खाना देना। ये देखकर सबके सब हैरान थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ता आदमी की आवाज में कैसे बोल रहा है। और जब लोगों ने उसकी तरफ देखा तो बिल्कुल किसी जानवर की तरह चुपचाप बैठ गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सब लोगों ने उसे बोलते हुए देख तो लिया था। अभी किसी ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा और सब लोग एक एक करके समझदारी से वहां से उठकर चले गए। लेकिन अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कालीराम काका झूठ नहीं बोल रहे थे, उन्हें कुछ ना कुछ पता है और इसीलिए हर टाइम वो उस बुढ़िया और उस कुत्ते को गालियां देते थे। फिर सभी लोग कालीराम काका के घर पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वो जो बुढ़िया है वो कोई साधारण भिखारी नहीं है। मैं सालों से उसको देखता आ रहा हूँ, वो हर रात जंगल में जाती है। पहले तो जानवर मरते थे, लेकिन अब इंसान भी बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अब भी समय है, समझ लो। तभी एक आदमी बीच में बोला कि अगर तुम्हें पहले से पता था तो बताया क्यों नहीं? बोले बताता तो था, तुम लोग मुझे पागल समझते थे और जब तक सबूत नहीं होगा तुम लोग मानोगे? तुम लोग अब भी माने? वो तो तुमने अपनी आंखों से उस कुत्ते को देखते हुए बोल लिया, इसलिए तुम लोग मेरे पास आकर बात कर रहे हो, वरना मुझे तो तुम सब लोग पागल ही समझते थे। उसके बाद जेम्स और वो दोनों आदमी भी आ गया है कि काका बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हमने भी अपनी आंखों से रात के टाइम पर उस बुढ़िया को मैदान में घूमते हुए देखा और उसके साथ एक काला साया था। तब एक बुजुर्ग ने बोला कि अगर तुम्हारी बात सच है और वो औरत सचमुच टोनही है तो उसे बचने का कोई तरीका होगा, वो भी बता दो। कालीराम काका ने बोला, टोनही से सीधा मुकाबला नहीं किया जा सकता। जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की है उसका अंजाम मौत ही हुई है। फिर एक आदमी ने घबराकर पूछा, तो फिर क्या किया जाए? कि हम भी इस टोनही के साथ ऐसे ही जीते रहेंगे? कालीराम काका ने चारों तरफ देखा कि कोई है तो नहीं। फिर वो धीरे से बोले, अगर उसे कमजोर करना है या मारना है तो सबसे पहले उसके कुत्ते को मारना होगा। ये सुनते सब लोग चौंक गए और एक आदमी ने तुरंत पूछा, लेकिन कुत्ते को काहे मारना है? तो काका ने सीरियस टोन में जवाब दिया, क्योंकि वो कुत्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी के सहारे उसकी विद्या चलती है। जब तक वो कुत्ता जिंदा रहेगा उस औरत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर कुत्ता मर गया तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी और तब उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। और तुमको एक और बात बता दूं, वो कुत्ता कुत्ता नहीं, उसका बेटा है। उस कुत्ते के अंदर उसने अपने बेटे की आत्मा को बांधा हुआ है और उसी से उसको सारी ताकत मिलती है। काका की ये बात सुनकर पूरे कमरे के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था और सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। अभी भी कई लोगों को इन चीजों पर भरोसा नहीं हो रहा था और सच क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दिन भर इस बात पर चर्चा चलती रही, लेकिन कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला। अब भी कई लोगों को कालीराम काका की बात पर विश्वास नहीं था। आखिर में जेम्स ने कालीराम काका से कहा, काका ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें आपको सच्चाई दिखानी ही होगी। फिर कालीराम काका ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो आज रात मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। लेकिन जो भी देखो किसी भी हालत में आवाज मत करना, बस सब कुछ चुपचाप देखकर मेरे साथ वापस लौट आ जाना। काका की ये बात सुनकर गांव के कुछ आदमी तैयार हो गए। जेम्स भी उनके साथ थे। उस रात करीबन 11:30 बजे के आसपास सभी लोग बिना किसी रोशनी के, बिना लालटेन जलाए जंगल की तरफ बढ़े। कालीराम काका उन सबको लीड कर रहे थे और उनके पीछे पीछे वो सब चले जा रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बहुत मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद कालीराम काका एक जगह पर जाकर रुक गए। उन्होंने हाथ के इशारे से सबको नीचे झुकने का इशारा किया। जिस जगह पर ये छुपे थे उसके जस्ट सामने एक मैदान जैसा खुला इलाका था। वहां से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उन्होंने कहा कि सब लोग चुपचाप यहाँ छुपे रहो, कोई भी आवाज मत करना, वरना हम सबकी जान पर बनाएगी। थोड़ी देर के बाद
उस बरगद के पेड़ के नीचे इन लोगों को कोई दिखाई दिया। ये वही बूढ़ी औरत थी जो उनकी बस्ती में रहा करती थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे और वो जमीन पर झुककर कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके सामने वही काला कुत्ता बिल्कुल चुपचाप बैठा था। कुछ देर बाद वो औरत खड़ी हुई और धीरे धीरे मैदान में घूमने लगी और मैदान में जाकर फिर वो औरत जमीन से कुछ उठाकर खाने लगी। दूरी ज्यादा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग कंफ्यूज थे कि वो क्या खा रही है। उनकी शक्लें देखकर कल्याण काका ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, घबराओ मत, किसी ने खेत में शौच किया होगा, ये वही खा रही है। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। शौच खा रही है? फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो बूढ़ी औरत अचानक से रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर उसी डायरेक्शन में उठाया जहां पे सभी लोग छुपे हुए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे पता लग गया है कि कोई उसे देख रहा है। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसी समय उसका कुत्ता भी खड़ा हो गया। उसने हवा को सूंघा और अचानक से उनकी तरफ तेज आवाज में गुर्राने लगा। कलरम काका ने धीरे से कहा, भागो। और बस फिर क्या था, सबके सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। पीछे मुड़कर देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनका पीछा कर भी रहा है या फिर नहीं। सबके सब जब अपनी बस्ती में जाकर पहुंचे तब जाकर सब लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात इनमें से कोई भी सो नहीं पाया। अब किसी को भी कलीराम काका की बात पर शक नहीं था। उन्होंने सच्चाई सब लोगों को दिखा दी थी। अगली सुबह पूरी बस्ती के लोग इकट्ठा हुए और जो पिछली रात में देखा था वो सबके सामने बताया और आखिरकार फैसला हुआ कि उस कुत्ते को मारना होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। वो कुत्ता कभी भी उस बुढ़िया से अलग नहीं रहता था और अगर उस बुढ़िया को इस बात की जरा सी भी भनक लग जाती तो पता नहीं वो क्या कर बैठती। इसलिए तय हुआ कि मौका देखकर जब दिन के उजाले में वो बुढ़िया भीख मांगने के लिए बाहर जाएगी तभी मोहल्ले के लोग मिलकर उस कुत्ते को मारेंगे। और अगले दिन सुबह करीब 10 बजे रोज की तरह वो बूढ़ी औरत अपने फटे हुए झोले के साथ भीख मांगने निकल गई। जाते जाते उसने एक बार पूरे मोहल्ले की तरफ नजर मारी और फिर वो निकल गई। उस औरत के निकलते ही कलीराम काका ने धीरे से कहा, यही मौका है, अगर चूक गए तो फिर शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। मोहल्ले के 10-12 हट्टे कट्टे आदमी धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। वो काला कुत्ता हमेशा की तरह झोपड़ी के सामने ही लेटा हुआ था और जैसे उसने लोगों को अपनी तरफ आते देखा वो उठकर गुर्राने लगा। पहले तो सभी लोग डरे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन तभी पीछे से किसी ने कहा कि अगर आज नहीं किया तो कल किसी और बच्चे की जान जाएगी। इतना सुनते ही 2-4 लोगों के अंदर जोश आ गया और उन्होंने एक साथ हमला बोल के उस कुत्ते को लाठी से मारना शुरू किया। कुत्ता जोर से चीखा हुआ इधर भागने लगा, लेकिन तभी एक आदमी ने रस्सी का फंदा बना के उस कुत्ते के गले में डाल दिया और सारे लोगों ने मिलकर उस कुत्ते को पीट पीट के वहीं पर मार दिया। कुत्ते के मरते ही वहां पर सन्नाटा छा गया और तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका पूरी बस्ती में फैल गया। सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों में पहुंच गए और तभी उसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी और कुछ मिनट में भागते हुए अपनी झोपड़ी के सामने पहुंची। उसकी आंखें लाल थी, उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। शायद उसे पता लग गया था कि उसके बेटे यानी उस कुत्ते को मार दिया गया है। वो सीधा उस मरे हुए कुत्ते के पास बैठ गई। पहले उसने उस कुत्ते के सिर को अपनी गोद में रखा और फिर जोर जोर से रोने लगी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर से बाहर निकलकर उस बुढ़िया के सामने आ सके। लेकिन कलेराम काका वहीं खड़े रहे और उन्होंने जेम से सिर्फ इतना कहा, अब इसकी ताकत टूट चुकी है, लेकिन अभी इसके पास मत जाना। करीब 2 घंटे तक वो बूढ़ी औरत वहीं पर बैठी रही। फिर अचानक से वो उठी। गुस्से में उसने सबके घरों की तरफ देखा और फिर कुछ बिना बिना कुछ बोले वो अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। पूरा दिन पूरी रात वो झोपड़ी के अंदर ही रही। बस्ती में कोई भी अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। सबके सब अपनी झोपड़ी के अंदर दुबके हुए थे। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी का दरवाजा अब भी बंद था। दोपहर तक भी जब वो बाहर नहीं निकली तो लोगों को शक हुआ और आखिरकार कलीराम काका और कुछ लोग दरवाजा खोलकर अंदर गए। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत बेजान होके जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जकड़न थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके प्राण उसकी आंखों से बाहर निकाले हो। आसपास का सारा सामान सही था। शरीर पर ना कोई चोट थी,
ना कोई स्ट्रगल, बस उसकी मुट्ठी में कुछ काले बाल कसकर दबे हुए थे। शायद वो उसी कुत्ते के बाल थे। उसे किसने मारा, किसने नहीं, ये तो इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आया, लेकिन इनकी बस्ती से वो बला टल चुकी थी। उन्होंने उस झोपड़ी के साथ ही उस बूढ़ी औरत का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया और इसके बाद बस्ती के अंदर सब कुछ नॉर्मल रहने लगा। जो वो बूढ़ी औरत थी जिसकी वजह से शायद ये सब हो रहा था, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इस घटना को कई साल बीत गए और लोग इस बात को भी भूल गए। फिर 1975 में कालेराम काका की भी डेथ हो गई और 1998 में जेम्स भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूरी घटना अपने बेटे हैरी को सुनाई थी, जिन्होंने ये पूरी कहानी हमारे साथ शेयर की है। हैरी जब छोटे थे तब उन्होंने कालेराम काका, जब उनके बाल काट रहे थे, तब उनसे ही पूछा था कि दादाजी अगर किसी पर टोनही होने का शक हो तो उसे पहचानेंगे कैसे। तो कालेराम काका ने कहा था कि बेटा, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, अगर किसी औरत पर ऐसा शक हो तो उसके सामने चुपचाप अपनी नाक खुजा देना। अगर वो बिना किसी बात के अचानक गालियां देने लगे तो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाना। कभी भी उससे बहस मत करना और कभी भी किसी टोनही से सीधे जीतने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वो सच में टोनही हुई तो उससे सीधा मुकाबला किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये थी कहानी जो हैरी जी के फादर जेम्स के साथ घटी थी और इनके हिसाब से यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो इनके फादर ने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया था। आपको भी पता है कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ भी करता था, ऑल्दो कई औरतों को गलत इल्ज़ाम देकर इसकी वजह सज़ा दी जाती थी, लेकिन कई बार चीज़ें सच भी होती थी, जैसा इनके केस में हुआ। और यहाँ पर भी पूरी बस्ती किसी बात को मानने को तैयार नहीं थी जब तक कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे ये सब करते हुए देख नहीं लिया था। लेकिन बड़ी बड़ी ही अजीब सी बात है, मतलब एक कुत्ते के अंदर अपने बेटे की आत्मा को बांध के रखना, अपनी विद्याओं के लिए अपने बच्चे की बलि देना और फिर इसकी आत्मा को एक जानवर के अंदर बांध के रखना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो औरत झोपड़ी के अंदर गई तो शायद उसके बेटे की आत्मा ने उसकी जान ली, क्योंकि उसको उसने इतने सालों तक बांध के रखा था अपनी विद्या के बल पर। और जब वो आज़ाद हुई तो उसने उसे बताया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपनी इस एज के अंदर, अपने जीवन के अंदर उसने कई ऐसी आत्माओं को बांधा हो और उसकी ताकत उस कुत्ते से बंधी हुई थी। जब वो ताकत खत्म हुई तो फिर जिन एंटिटीज को उसने बांध रखा था उन्होंने उसकी जान ली। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।